पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुतालिक ये 6th लेक्चर है जिसमें हम रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे और डिस्कस किया जाएगा कि रिलेटिव प्रोनाउंस के इस्तेमाल में अमूमी तौर पर स्टूडेंट्स क्या गलतियां करते हैं और उन गलतियों का हल क्या है। ये गलतियां इस लिहाज से होती हैं कि अमूमी तौर पर स्टूडेंट्स रिलेटिव क्लास या एडजेक्टिव क्लास जिसे हम बोलते हैं उसको इस्तेमाल ही गलत करते हैं। वीडियो में आगे चल के आपको पता चलेगा कि इसका गलत इस्तेमाल मफ़हूम को बिल्कुल मज़ाक़खेज़ बना देता है और जो कि आम इनफॉर्मल लैंग्वेज में तो ये चलता है, लेकिन फॉर्मल लैंग्वेज में जब आप एग्ज़ाम्स में इसको लिखते हैं तो एग्ज़ामिनर इसको गलत करार दे देते हैं और इस तरह बच्चों के मार्क्स कट जाते हैं। इस तरह लफ्ज़ हु और होम ये मैंने स्पेशली तौर पर यहाँ इसलिए लिखा है, इसका फ़र्क देखें कि इसके इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जाती है। मेरे से बेशुमार क्वेश्चन किए जाते हैं। कई लोग तो ये पूछ रहे होते हैं कि सर हमें ये बताया गया है कि हु एज आ सब्जेक्ट यूज़ होता है, लेकिन अगर आप गौर करें तो हु सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के तौर पर यूज़ हो रहा है। जैसा कि एक फ़िक्रा है, हु प्लेज़ क्रिकेट, कौन क्रिकेट खेलता है, इसमें हु का रोल है एज अ सब्जेक्ट। इसी तरह हु इज़ बीइंग बीटन, किसकी पिटाई हो रही है, इसमें हु का रोल है एज अ ऑब्जेक्ट, क्योंकि पिटाई वो कर नहीं रहा, उसकी पिटाई हो रही है। होम का भी रोल बिल्कुल ऐसे ही है। वीडियो में आगे चल के आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि दोनों लफ्ज़ सब्जेक्ट का रोल भी प्ले करते हैं, ऑब्जेक्ट का रोल भी प्ले करते हैं। तो फिर इन दोनों का फ़र्क क्या है, जो कि इस वीडियो में वाज़ेह तौर पर क्लियर कर दिया गया है। इवन के तमाम बारीकियों के साथ डिटेल में जाकर इनको डिस्कस किया गया है। ये रिलेटिव प्रोनाउन का रोल भी प्ले करते हैं और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का रोल भी प्ले करते हैं। हु और होम, हु और होम के ऊपर मुकम्मल तौर पर एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन मौजूद है। वीडियो में आगे चलने से पहले नए आने वाले हज़रात से ये गुजारिश करूँगा वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें, बेल वाले आइकन को प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले पढ़ते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। तो बच्चों, जैसे रिलेटिव वर्ड से ही क्लियर है, ये डेफिनेशन लफ्ज़ के अंदर ही मौजूद होती है। अगर आप इसको गौर से पढ़ लें तो रिलेट का मीनिंग होता है जोड़ना, ताल्लुक़ बनाना, रिलेट करना एक चीज़ को दूसरे से। तो जब ये जोड़ने का काम करता है, ताल्लुक़ बनाने का काम करता है, एज अ कंजक्शन रोल प्ले कर रहा है, तो हम इसको बोलते हैं रिलेटिव। और रिलेट करने के साथ साथ अगर ये प्रोनाउन का रोल भी प्ले करता है तो हम इसको बोल देंगे रिलेटिव प्रोनाउन। तो दोनों रोल की कैसे प्ले करता है ये भी हम देखेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, आपके सामने लिखी हुई है। रिलेटिव प्रोनाउन इंट्रोड्यूस अ रिलेटिव एडजेक्टिव क्लास। ये एक ऐसी क्लास मुतारफ़ कराते हैं जो रिलेटिव होती है एडजेक्टिव, यानी ये एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लास को मुतारफ़ कराते हैं। एंड कनेक्ट, और जोड़ते हैं इट, इसको, इसको से मुराद कौन है, वो क्लास, यानी उस क्लास को जोड़ते हैं टू द प्रिंसिपल और इंडिपेंडेंट क्लास। यानी इससे ये बात वाज़ेह हुई, ये प्रिंसिपल क्लास के आखिर पर या उसके दरमियान में कहीं यूज़ होते हुए रिलेटिव क्लास को उसके साथ जोड़ देते हैं। दे प्ले द रोल ऑफ कंजाइनिंग मॉडिफाइंग इंफॉर्मेशन। ये रोल प्ले करते हैं जोड़ने का। अबाउट एन एंटीसीडेंट रेफरेंट, किस इंफॉर्मेशन को जो एंटीसीडेंट रेफरेंट के मुतअल्लिक दी गई हो। अभी एंटीसीडेंट रेफरेंट क्या होता है? एंटीसीडेंट का मीनिंग होता है कि ऐसा लफ्ज़ जो किसी दूसरे लफ्ज़ से पहले इस्तेमाल हुआ हो, उसे हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। जैसे लफ्ज़ रिलेटिव प्रोनाउन से है, तो इसमें देखें रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यूज़ हुआ है तो हम रिलेटिव को बोल देंगे एंटीसीडेंट। लेकिन ये तो एक एग्जांपल है, एंटीसीडेंट के कुछ रूल्स और कवानीन होते हैं, तो आगे चल के आपको एंटीसीडेंट का पता चल जाएगा। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में, वी कैन से डैट रिलेटिव प्रोनाउन इज़ अ वर्ड, ये कैसा लफ्ज़ होता है विच फंक्शन बोथ एज अ प्रोनाउन एंड जॉइन
टू सेंटेंसेस। ये फंक्शन प्ले करता है प्रोनाउन का भी और दो जुमलों को मिलाने का भी। तो ऐसा लफ्ज़ जो प्रोनाउन का रोल प्ले करे दो जुमलों को मिलाए भी, तो उसे हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। नीचे सी द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। नीचे जुमले दिए गए, इनको देखें अच्छे से समझने के लिए। एक ब्लॉक बनाया हुआ मैंने, उस ब्लॉक के अंदर मैंने उसको गिर्द ब्लू कलर की जो है ना वो आउटलाइन की हुई है, और ब्लॉक के अंदर लाइट येलो कलर है। इस ब्लॉक को देखें, इसमें 4 सेंटेंसेस हैं आपके सामने, बल्कि 4 लाइंस हैं। हर लाइन में दो दो सेंटेंस हैं। सबसे पहली लाइन को देखें, उसमें लिखा हुआ है असलम इज़ अ नॉटी बॉय। यह है एक जुमला। दूसरा जुमला है इसी लाइन में, असलम टीजेस अदर्स फॉर नथिंग। तो ये थी फर्स्ट लाइन जिसमें दो सेंटेंस थे, असलम इज़ अ नॉटी बॉय और असलम टीजेस अदर्स फॉर नथिंग। यहाँ किया क्या गया कि पहली जुमले के फुल स्टॉप को, पहले जुमले के आखिर पर फुल स्टॉप है बॉय के बाद, उसको, और दूसरे जुमले का पहला लफ्ज़ असलम, इन दोनों को रेड कलर से हाईलाइट कर दिया गया। इससे पता चलेगा कि हमने इसी हाईलाइट के ऊपर फोकस रखना अपना, और इसको गौर से पढ़ें, आपको सब क्लियर हो जाएगा। अब दूसरी लाइन पे आ जाएं, असलम इज़ अ नाटी बॉय। तो नाटी बॉय के बाद जो फुल स्टॉप है वो हाईलाइट है, लेकिन यहाँ एक छोटा सा फ़र्क आ गया, गौर कीजिए, यही आपके गौर करने का पॉइंट है। यानी असलम की जगह लफ्ज़ ही इस्तेमाल हो गया, ही टीजेस अदर्स फॉर नथिंग। तो दूसरी लाइन में जो फ़र्क आया वो ये है कि असलम की जगह ही आ गया। अब इस फ़र्क क्या है, असलम होता है एक नाउन, उसकी जगह पे हमने लफ्ज़ यूज़ कर दिया ही, जो कि है प्रोनाउन। यहाँ तक हमें पता चला कि प्रोनाउन क्या है, यानी ही ने रोल प्ले किया प्रोनाउन का असलम की जगह इस्तेमाल होते हुए। अब हम आते हैं थर्ड लाइन में, असलम इज़ अ नॉटी बॉय। अब थर्ड लाइन में देखें क्या डिफरेंस आया है। यहाँ पर फुल स्टॉप को ख़त्म कर दिया गया है और उसकी जगह एंड इस्तेमाल करके दो जुमलों को जोड़ दिया गया है। सेकंड लाइन तक तो जुमले थे दो, थर्ड लाइन में दोनों जुमलों को आपस में जोड़ दिया गया है, फुल स्टॉप ख़त्म हो गया और उसकी जगह एंड लग गया। यानी जो फर्स्ट लाइन से रेड कलर देख रहे थे, पहली लाइन में फुल स्टॉप और असलम, उनको रेड किया गया। दूसरी लाइन में फुल स्टॉप और ही को रेड किया गया, यानी असलम की जगह ही यूज़ हो गया। तीसरी लाइन में फुल स्टॉप ख़त्म कर दिया गया, एंड और ही रेड में है। इससे पता चला हमारे सामने दो लफ्ज़ आ गए, एंड एज अ कंजक्शन और ही एज अ प्रोनाउन। यानी ही वो लफ्ज़ है जिसने असलम नाउन की जगह ली हुई है, और एंड वो लफ्ज़ है जिसने फुल स्टॉप की जगह लेते हुए दोनों जुमलों को मिला दिया और कंजक्शन का रोल प्ले किया। यहाँ पर हमारे सामने दो लफ्ज़ आ गए, एक कंजक्शन और एक प्रोनाउन। कंजक्शन है ही, और वो कंजक्शन है सॉरी एंड, और प्रोनाउन है ही। अब हम आएंगे फोर्थ लाइन में, असलम इज़ अ नॉटी बॉय हु टीजेस अदर्स फॉर नथिंग। यहाँ पर लफ्ज़ हु, इसने दोनों साहब का लफ्ज़ों की जगह ले ली है, यानी एंड की भी और ही की भी, जिससे ये पता चलता है कि एक अकेले हु ने रिलेट भी किया और प्रोनाउन का रोल भी प्ले किया। जब हम बोलते हैं असलम इज़ अ नॉटी बॉय हु, यहाँ इसने एंड का रोल ले लिया, यानी यहाँ तक ये हो गया रिलेटिव। जब इसने ही का भी रोल प्ले कर दिया तो ये हो गया प्रोनाउन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। क्योंकि एंड का, जब ये एंड का रोल प्ले कर रहा है तो ये रिलेटिव है, जब ये ही का रोल प्ले कर रहा है तो ये प्रोनाउन है। हेंस इससे बात पता चली कि हु एक कंजक्शन भी है और हु एक प्रोनाउन भी है, यानी ये रिलेट भी कर रहा है और प्रोनाउन का रोल भी प्ले कर रहा है, इसलिए हम इसे बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो इस तरह के तमाम लफ्ज़ जो रिलेट भी करें, प्रोनाउन का रोल भी प्ले करें, वो होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। आगे उर्दू में डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, ये मैंने इसलिए दी हुई है कि बाज़ औक़ात आवाज़ की रिकॉर्डिंग में थोड़ा मसला हो सकता है, और हो सकता है कि बाज़ औक़ात किसी वजह से साउंड क्लियर नहीं आ रही होती, तो रिटन फॉर्म में आपके सामने मटेरियल दे दिया गया ताकि आप खुद इसको पढ़कर अच्छी तरह समझ सकें। तो नीचे एग्जांपल्स हैं ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस, 5 सेंटेंसेस हैं। पहले में द बॉय हु हैज स्नैच्ड योर आइसक्रीम इज़ माई फ्रेंड। बी,
There is a boy in our class whose hair is brown. See, Nazir is the boy whom I helped. I have drunk the water which you were boiling. और लास्ट पर है द सेकेंड गर्ल डेट इज सिटिंग बिसाइड यू हैज स्टोलन माई बुक। मंदरजा वाला जुमलों में हु, हुज, होम, विच और डेट रिलेटिव प्रोनाउंस हैं और रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हु, हुज, होम, विच और डेट कहाँ इस्तेमाल होते हैं। हु अल्लाह ताला और इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है। मसलन द बॉय हु हेल्प यू यस्टरडे हैव डाइड। कल जिस लड़के ने आपकी मदद की थी वो मर गया है। इस फिक्र पर गौर करें तो हु यूज़ हुआ है बॉय के लिए यानी इंसानों के लिए। आ गया रीड इन द नेम ऑफ दाय लॉर्ड। पढ़ अपने रब के नाम से। हु टॉट बाय पेन, जिसने कलम से सिखाया। जिसने कलम से सिखाया ये किसके लिए? अल्लाह ताला के लिए। तो इन दो फिक्रों को स्टडी करने के बाद, रीड करने के बाद हमें एक चीज़ वाज़ेह हुई कि हु अल्लाह ताला और इंसान के लिए यूज़ हुआ है। आगे है विच हैवानों, परिंदों, कीड़ों मकोड़ों और बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मसलन इन द गार्डन, बाग में। देयर आर मैनी प्लांट्स, बहुत से पौधे हैं। विच आर लोडेड विद फ्लावर्स, विच आर लोडेड विद फ्लावर्स, जो फूलों से लदे हुए हैं। तो यहाँ पर जो फूलों से लदे हुए हैं ये पूरी लाइन किसके लिए है? प्लांट्स के लिए। तो चूँकि इसने पौधों को, बेजान चीज़ों को रिप्रेजेंट किया है तो इसके लिए हमने यूज़ किया विच। इस तरह डैट को इंसानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हैवानों, परिंदों, बेजान चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी डैट सब के लिए है। मसलन द मैन डैट स्टूड देयर फॉर अ मोमेंट वाज अ पिक पॉकेट। वो बंदा जो वहाँ चंद लम्हों से खड़ा था, ये यूज़ हुआ मैन के लिए। तो यहाँ इसने इंसान के लिए यूज़ हुआ। नेक्स्ट फिक्रे में द मिल्क मैन हैज़ अ को। ग्वाले के पास एक गाय है। डेट गिव्स मिल्क विदाउट ईटिंग एनीथिंग, जो कुछ खाए बगैर दूध देती है। तो जो का लफ्ज़ किसके लिए यूज़ हुआ? गाय के लिए। डेट गाय के लिए यूज़ हुआ। रिलेटिव क्लास के लिए जब हमने गाय के लिए जो का मीनिंग दिया तो डैट से दिया। इससे पता चला कि डैट सब के लिए यूज़ हो सकता है। बात तो मज़े का खेज़ है, कोई गाय बिना खाए पिए दूध नहीं दे सकती, लेकिन आपको समझाने के लिए एक सेंटेंस है। नेक्स्ट चलते हैं हु और होम का यूज़। तो ये थी एक अहम बात आज की वीडियो में, जो मैंने शुरू में थंबनेल में भी दी हुई है कि हु और होम का जो यूज़ है, जो फ़र्क है, ये बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। आपने इस पोर्शन पर इंतहाई तवज्जो देनी है, ये आपका मसला हमेशा हमेशा के लिए हल होने वाला है। तो याद रखें यहाँ हु मैंने एज आ रिलेटिव प्रोनाउन ही नहीं बल्कि बाज़ का इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर भी लिया है। उसकी वजह ये कि रिलेटिव प्रोनाउन थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो उसकी वजह से स्टूडेंट्स रिलेटिव प्रोनाउन को लेते हुए हु को अच्छे से नहीं समझ पाते। तो मैंने कुछ सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के लिए हैं, चूँकि वो सिंपल होते हैं और जुमले भी सिंगल होते हैं, तो आप अच्छे से उनको समझ पाएंगे। तो ये नहीं समझना कि रिलेटिव प्रोनाउन में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्यों यूज़ किया गया। ये सिर्फ हु और होम का इस्तेमाल समझाने के लिए मैंने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के जुमले लिए हैं। जैसे लफ्ज़ हु और होम, ये आपके सामने लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में, जो या कौन के मीनिंग में यूज़ होते हैं। अगर ये फ़ाइल के तौर पर इस्तेमाल हों तो हु लगाएं, जैसा कि मंदरजा ज़ैल फ़िक्रा में लफ्ज़ कौन बतौर फ़ाइल अपना किरदार अदा कर रहा है। फ़िक्रा है कौन क्रिकेट खेल रहा है। मैंने इस फ़िक्रे को देखें आपकी आसानी के लिए फैलाकर लिखा है, थोड़ा वक्फ़ों के साथ लफ्ज़ लिखे हुए हैं और हर लफ्ज़ को अंडरलाइन करके नीचे उसका रोल बता दिया कि उसने क्या रोल प्ले किया है प्रेजेंट की अलामत है। रहा के नीचे देखें CON लिखा हुआ है, जिससे मुराद है कंटिन्यूस। खेलना मेन वर्ब है। असल में वर्ब को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। उर्दू के फ़िक्रे में जो काम होता है उसको मेन वर्ब बोलते हैं। अंग्रेज़ी में अमूमी तौर पर मेन वर्ब से पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होता है, तो उर्दू के फ़िक्रे में हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद क्रिकेट ऑब्जेक्ट है
और सबसे पहला लफ्ज़ कौन, वो है सब्जेक्ट, क्योंकि खेलने का काम कर रहा है कौन। याद रखें, मैंने इस फ़िक्र को आखिर से शुरू की तरफ पढ़ा है। वो इसलिए कि जब आप इसको अंडरलाइन करके इसका रोल बताते हैं तो रोल में सबसे पहले आप इसका मेन वर्ब देखें। वो आपको टेंस वाली मेरी वीडियो में पता चल जाएगा क्यों मेन वर्ब सबसे पहले देखना है। जब हम इसकी इंग्लिश करते हैं तो फ़िक्रा बनता है हु इज़ प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ ये बात क्लियर हुई कि हु ने किसका रोल प्ले किया, सब्जेक्ट का। तो ये जो वो एक अमूमी जो पाया जाता है कि हु सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है। कुछ सेंटेंसेस आपके सामने जिनमें मैंने एज अ सब्जेक्ट होम को इनकरेक्ट लिखा हुआ है और उनके सामने करेक्ट में हु दिया हुआ है। मैं एक सेंटेंस पढ़ देता हूँ। होम इज़ कमिंग हेयर, कौन यहाँ आ रहा है, तो आप होम नहीं करेंगे, उसका दुरुस्त होगा हु इज़ कमिंग हेयर, यहाँ कौन आ रहा है। इसी तरह 3 और एग्जांपल्स हैं जिनमें इनकरेक्ट और करेक्ट नीचे ब्लॉक में दिया हुआ, आप इनको स्टडी कर लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे एक और फिक्रा पढ़ लेते हैं। होम हैज़ हेल्प्ड यू, आपकी मदद किसने की है, तो सही इस्तेमाल होम नहीं हु होगा, हु हैज़ हेल्प्ड यू। तो देखिए मैंने इनकरेक्ट में और करेक्ट में दोनों वर्ड्स को अंडरलाइन भी किया हुआ है। अब आते हैं दूसरे पोर्शन की जानब। इसी पेज के नीचे लिखा हुआ है, इसी तरह अगर लफ्ज़ हु या होम जो या कौन के मफहूम में इस्तेमाल हों। अच्छा देखिए, ये जो और कौन, जो एज अ रिलेटिव प्रोनाउन होता है और कौन एज अ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, क्योंकि कौन से सवाल पूछा जाता है और जो से फ़िक्रे को रिलेट किया जाता है। तो ये दो ही रोल प्ले करते हैं, हूँ और होम। अगर मफूल के तौर पर इस्तेमाल हूँ तो होम लगाएं, जैसा कि मंदरजा झैल फ़िक्रा में लफ्ज़ किसको बतौर मफूल अपना करदार रोल प्ले कर रहा है। तो आप किसको पीट रहे हैं, ये जुमला आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें देखें हैं के नीचे लिखा हुआ है PRE, से मुराद है प्रेजेंट, रहे कंटिन्यूस, पीटना मेन वर्ब। अब देखिए पीटने का काम कर रहा है आप, तो जो काम करता है वो होता है सब्जेक्ट, जिसको पीटा जाता है वो होता है ऑब्जेक्ट। जैसे होम आर यू बीटिंग, आप किसको पीट रहे हैं। तो इसमें मैंने आपके सामने लफ्ज़ होम के नीचे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट। तो इससे पता चला हु एज अ सब्जेक्ट रोल प्ले कर रहा है, होम एज अ ऑब्जेक्ट रोल प्ले कर रहा है। कुछ सेंटेंस आपके सामने। हु हैव यू हेल्प्ड, आपने किसकी मदद की है, आपने किसकी मदद की है। तो यहाँ हु जो है एज अ ऑब्जेक्ट है, तो हम हु नहीं यूज़ करेंगे, होम यूज़ करेंगे, होम हैव यू हेल्प्ड। तो यहाँ तक तो आपको ये बताया गया कि हु एज अ सब्जेक्ट रोल प्ले करता है, होम एज अ ऑब्जेक्ट, ये एक अमूमी नोशन पाया जाता है इनके बारे में। लेकिन बाज़ औक़ात ये असूल काम नहीं करता, जैसा कि मंदरजा झैल फ़िक्रे में लफ्ज़ कौन बतौर मफूल इस्तेमाल हुआ है, लेकिन तर्जमा हु से किया गया है। फ़िक्र है किसकी पिटाई की जा रही है से नीचे में लिखा हुआ है प्रेजेंट, रही कंटिन्यूस, पिटाई करना मेन वर्ब, और चूँकि किस पिटाई कर नहीं रहा उसकी पिटाई हो रही है, तो ये है ऑब्जेक्ट। अब जब हम इसकी इंग्लिश करते हैं तो हम करते हैं हु इज़ बीइंग बीटन। हु यहाँ पर सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। इससे एक बात, यही वो कन्फ्यूजन है जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती है कि हु सब्जेक्ट का रोल भी प्ले करता है और हु ही ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। जैसे कि ऊपर आपने पढ़ा कि हु ने सब्जेक्ट का रोल प्ले किया, यहाँ पढ़ रहे हैं कि हु ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करता है। तो ये नीचे कुछ एग्जांपल हैं जिनमें हु एज अ ऑब्जेक्ट रोल प्ले कर रहा है, तो हम वहाँ होम नहीं लगाएंगे, हु लगाएंगे। जैसे हु इज़ एडवाइज्ड डेली, रोज़ाना किसकी पिटाई की जाती है, तो हम कहेंगे होम इज़ एडवाइज्ड डेली, नहीं करेंगे हु इज़ एडवाइज्ड डेली। देखिए इनकरेक्ट में होम है, करेक्ट में मैंने हु दिया है। जैसे होम हैव बिन बीटन, किसकी पिटाई की गई है, तो हम होम नहीं करेंगे, दुरुस्त इस्तेमाल होगा हु हैज़ बिन बीटन। या किन की पिटाई की गई, अगर ये जमा हो तो हु हैव बिन बीटन। हु एक हो तो हैज़, हु जमा हूँ तो हैव, हु वाहद जमा दोनों के लिए यूज़ होता है। इसी तरह मंदरजा फ़िक्रे में किस से एक फ़ाइल यानी सब्जेक्ट है, लेकिन अंग्रेज़ी तर्जमा करते वक्त मफूली हालत होम यूज़ की गई है।
अब देखिए कुछ लोग कहते हैं जी होम एज ऑब्जेक्ट यूज़ होता है, लेकिन होम सब्जेक्ट भी यूज़ हो रहा है। जैसे बाय होम वर यू बीइंग बीटन, तो इसमें आप फिक्रे में देख सकते हैं जो पिटाई की जा रही है वो किसकी की जा रही है, तो बाय होम यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है। मंदरजा बैला फ़िक्रात में हु और होम के इस्तेमाल पर गौर किया जाए तो हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि महज फ़ाइल और मफ़ूल के तौर पर देखना काफ़ी नहीं होगा। अगर हम सिर्फ फ़ाइल और मफ़ूल के रोग को देखते हुए हु या होम का इंतखाब करें तो गलती का इम्कान है। लिहाजा हमें फ़ाइल और मफ़ूल के अलावा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का भी ख्याल रखना होगा। ज़ैल में मुकम्मल तफसील से बहस की गई है। अब देखें, यहाँ तक हमें पता चला कि अगर हम सिर्फ ये कह दें कि एज अ सब्जेक्ट हु होता है, एज ऑब्जेक्ट होम होता है, तो आपके सामने हु ने सब्जेक्ट और हो ऑब्जेक्ट दोनों का रोल प्ले किया, होम ने भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का रोल प्ले किया। कुछ लोग कहते हैं कि होम जब सब्जेक्ट के तौर पर आए तो उससे पहले बाय लग जाता है। चलिए फ़र्ज़ कर लिया, हम मान लेते हैं कि उससे पहले बाय लग जाता है, लेकिन हु उससे पहले तो कोई बाय नहीं लगता, बेशक वो सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो। तो चलते हैं, सबसे पहले हम डिफरेंस बिटवीन एक्टिव और पैसिव देख लेते हैं। इसके लिए लाजमी है तो हु और होम पर बहस करने से पहले हम एक बात ज़हननशीन कर लें, और वो ये है कि एक्टिव वॉइस के अंग्रेज़ी फ़िक्रे में चारों फॉर्म्स यानी पहली, दूसरी, तीसरी और या आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है, जबकि पैसिव वॉइस के फ़िक्रात में सिर्फ तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है। लिहाजा अगर किसी अंग्रेज़ी फ़िक्रे में पहली, दूसरी या आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल हो रही हो तो वो फ़िक्रा बिना किसी शक के एक्टिव वॉइस होता है। ज़ैल में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के कुछ फ़िक्रे दिए गए हैं। हर फ़िक्रे के सामने इस फ़िक्रे में इस्तेमाल होने वाली फॉर्म भी बता दी गई है। मैं एक्टिव और पैसिव का डिफरेंस इसलिए समझा रहा हूँ कि हु और होम दोनों को समझने के लिए जो अहम तरीन बातें, एक तो ये कि उनकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता हो, साथ साथ ये भी पता हो कि फ़िक्रा एक्टिव है या पैसिव, फिर आप जाकर हु और होम का दुरुस्त इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के जो ब्लॉक है उसमें एक्टिव वॉइस वाले ब्लॉक में देखें ही टेक्स टी, ये एक एक्टिव सेंटेंस है जिसमें पहली फॉर्म है तो इसलिए एक्टिव कहा गया। ही टी शी टीचीज, इसमें भी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा है, मैंने आगे लिखा हुआ है, हर फिक्रे के आगे लिख दिया हुआ है। तीसरे फिक्रे में देखें आई प्ले क्रिकेट, इसमें भी फर्स्ट फॉर्म है। फोर्थ सेंटेंस में दे आर ड्रिंकिंग, इसमें आई एन जी वाली फॉर्म है। फिफ्थ सेंटेंस में देखें दे हैव अब्यूज्ड, इसमें थर्ड फॉर्म है। और शी एडवाइज्ड, इसमें सेकंड फॉर्म है। तो देखिए इन तमाम फॉर्म्स को हम एक्टिव वॉइस में यूज़ करते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, इंग और फोर्थ। अब पैसिव वॉइस में सिर्फ थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि थर्ड फॉर्म एक्टिव में भी है तो पैसिव में भी है, ये भी इसी वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि दोनों का डिफरेंस क्या है। अगर पहली पहली फॉर्म हो, दूसरी हो या इंग वाली फॉर्म हो तो वो फिक्रा तो बिलाशुबा है ही एक्टिव है। थर्ड फॉर्म थोड़ा आपको परेशान करेगी, वो भी आगे जाके हल करते हैं। अब पैसिव वाले ब्लॉक में तो तमाम सेंटेंसेस में देखिए थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है। टी इज़ टेकन, वी आर टॉट इंग्लिश, ये भी थर्ड फॉर्म है। क्रिकेट इज़ प्लेड, थर्ड फॉर्म है प्लेड, अंडरलाइन की हुई है मैंने फॉर्म्स। मिल्क इज़ बीइंग ड्रंक, थर्ड फॉर्म है। आई हैव बीन अब्यूज्ड, थर्ड फॉर्म है। ही वाज एडवाइज्ड, थर्ड फॉर्म है। अब हम नीचे चलते हैं, अगर मंदरजा वाला फ़िक्रात पर गौर करें तो हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि जिन फ़िक्रात में पहली, दूसरी या आई एन जी वाली फॉर्म इस्तेमाल हुई इन्हें तो हम आसानी एक्टिव वॉइस कह सकते हैं, लेकिन तीसरी फॉर्म वाले फ़िक्रात मज़ीद तफसील का मुतालबा करते हैं। लिहाजा तीसरी फॉर्म वाले फ़िक्रात के बारे में ये बात याद रखें कि अगर तीसरी फॉर्म से पहले हैव की कोई शक्ल यानी हैज़, हैव या हैड में से कोई लफ्ज़ हो तीसरी फॉर्म से पहले तो वो होगा एक्टिव वॉइस। लेकिन अगर तीसरी फॉर्म से पहले बी की कोई शक्ल यानी इज़, आर, एम, वाज, वर, बी, बिन और बीइंग ये अल्फाज दिए गए हैं, इनमें से कोई लफ्ज़ हो तो वो फिक्रा होगा पैसिव वॉइस। मैंने यहाँ पर नीचे तीसरी फॉर्म से पहले जो वर्ड्स आ रहे हैं उनको रेड कलर से हाईलाइट किया है ताकि आपको पता चल सके कि तीसरी फॉर्म से पहले कौन से अल्फाज हूँ तो एक्टिव है और कौन से अल्फाज हूँ तो पैसिव है। जब इसे एक्टिव में आए तो वी हैव टेकन, टेकन से पहले लफ्ज़ है हैव। ही हैज़ प्लेड, थर्ड फॉर्म है प्लेड, उससे पहले है हैज़। शी हैड ईटन, थर्ड फॉर्म से पहले लफ्ज़ है
हैड ईटन से पहले, और आई हैव लर्नड, लर्न थर्ड फॉर्म है जिससे पहले हैव है। तो अब देखिए तमाम सेंटेंसेस में तीन अल्फाज में से कोई ना कोई लफ्ज़ आया है, हैज़, हैव या हैड। अब पैसिव में चले जाएं तो पहला फिक्रा है टी इज़ बीइंग टेकन, टेकन से पहले लफ्ज़ है बीइंग, रेड किया गया है। क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड, प्लेड थर्ड फॉर्म है जिससे पहले लफ्ज़ है बीन, इन रेड सामने शो हो रहा है। द क्रिमिनल विल बी कॉट, तो कॉट थर्ड फॉर्म है जिससे पहले बी का वर्ड यूज़ किया गया है। आगे है लेसन वाज लर्नड, लर्न थर्ड फॉर्म है जिससे पहले वाज रेड कलर में है। तो देखें चारों सेंटेंस में पहले में है बिन, बीइंग, दूसरे में बिन, फिर बी और फिर वाज। तो ये मैंने आपको जो पैसिव के लिए थर्ड फॉर्म से पहले अल्फाज बताए थे ये उनमें से हैं। तो जिससे पता चला कि थर्ड फॉर्म जब हो तो उसके पहले हर्फ को देखें कि थर्ड फॉर्म से पहले क्या यूज़ हो रहा है। अगर हैज़, हैव, हैड में से कोई लफ्ज़ है तो वो एक्टिव वॉइस, और अगर थर्ड फॉर्म से पहले इज़, आर, एम, वाज, वर, बी, बिन और बीइंग में से कोई लफ्ज़ है तो वो फिक्रा होगा पैसिव वॉइस। यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि बाज़ का सेकंड और थर्ड फॉर्म के अंदर डिफरेंस का नहीं पता चल पाता उनको। मैं इस चीज़ को क्लियर किया है अपने एक और लेक्चर में जो है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के मुतल्लिक। आप उस लेक्चर को ज़रूर सुनिएगा। जो लोग ये जानना चाहते हैं कि दूसरी और तीसरी फॉर्म में क्या फ़र्क है, एक ही फ़िक्रे में फॉर्म यूज़ हो रही है वो सेकंड है, वही फॉर्म थर्ड है। जैसे कि इसी पेज के ऊपर आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के जो पहला ब्लॉक है, ऊपर वाला ब्लॉक, उसमें लास्ट सेंटेंस है। एक्टिव वॉइस में देखें लिखा हुआ है शी एडवाइज्ड मी, इसमें लफ्ज़ एडवाइज्ड एज अ थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ है। इससे ऊपर वाला फिक्र है तो उसमें अब्यूज्ड है, यहाँ पर एडवाइज्ड है एज अ सेकंड फॉर्म। शी एडवाइज्ड मी में एडवाइज्ड है सेकंड फॉर्म। इसी के सामने आई वाज एडवाइज्ड, तो यहाँ एडवाइज्ड थर्ड फॉर्म है। एक ही सेंटेंस है जिसमें एडवाइज्ड देखें बिल्कुल वही स्पेलिंग वही फॉर्म, यहाँ ये सेकंड फॉर्म का रोल प्ले कर, इसके सामने पैसिव वॉइस में एडवाइज्ड आई वाज एडवाइज्ड, तो यहाँ यही एडवाइज्ड थर्ड फॉर्म का रोल प्ले कर रहा है। ये डिफरेंस अगर आपको नहीं क्लियर तो आप मेरे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस वाले जो लेक्चर है उसको सुने, उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं एक्टिव पैसिव समझने के बाद कि हु और होम का दुरुस्त इस्तेमाल क्या है। यहाँ पर आपको दुरुस्त इस्तेमाल बता दिया गया है। हु हमेशा एक्टिव वॉइस फिक्रे के फाइल सब्जेक्ट के तौर पर, जबकि पैसिव वॉइस फिक्रे के मफूल ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। दोनों सूरतों में फिक्रे या क्लास के शुरू में इस्तेमाल होता है। तो ये है बच्चों इसका दुरुस्त इस्तेमाल। सिर्फ एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस भी आपको बहका सकता है और सिर्फ फाइल और मफूल के तौर पर देखना भी बहका सकता है। अगर आप हु और होम का दुरुस्त इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप फ़िक्रे को एक्टिव और पैसिव के लिहाज से भी देखें और हु को फ़ाइल और मफूल के लिहाज से भी देखें। जैसे पहला फ़िक्रा आपके सामने, कौन आपकी मदद कर रहा है, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है प्रेजेंट, रहा कंटिन्यूस, मदद करना मेन वर्ब, आपकी ऑब्जेक्ट और कौन सब्जेक्ट। तो ये फ़िक्रा है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में कौन एज अ सब्जेक्ट रोल प्ले कर रहा है, यानी हु इज़ हेल्पिंग यू, हु ने रोल प्ले किया सब्जेक्ट का। अब पैसिव वॉइस में किसकी मदद की जा रही है प्रेजेंट, रही कंटिन्यूस, मदद करना मेन वर्ब और किसकी ऑब्जेक्ट। हु इज़ बीइंग हेल्प्ड, तो यहाँ देखें हेल्प्ड थर्ड फॉर्म है, उससे पहले बीइंग, तो ये पैसिव वॉइस है। क्लियर हो गया, ये आपको ऊपर मैं बता चुका कि थर्ड फॉर्म से पहले ये अल्फाज जो फिक्रा पैसिव होता है। अब पैसिव वॉइस के शुरू में होता है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ हु एज ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। तो आपको पता चला कि एक्टिव वॉइस में हु ने सब्जेक्ट का रोल प्ले किया, पैसिव वॉइस में हु ने ऑब्जेक्ट का रोल प्ले किया। तो ये है इसका दुरुस्त इस्तेमाल। आगे है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों में देखें। हु इज़ नॉकिंग, हु एज अ सब्जेक्ट। हु हैज़ स्नैच्ड योर मनी, हु एज अ सब्जेक्ट। हु पॉलिश्ड योर शूज, हु एज अ सब्जेक्ट। हु इज़ वॉशिंग द डिशेज, हु एज अ सब्जेक्ट। हु शुड गो देयर, किसे वहाँ जाना चाहिए, हु एज अ सब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस में हु एज अ सब्जेक्ट रोल प्ले कर। पैसिव में आ गए, मैंने यहाँ बी प्लस थर्ड फॉर्म को इसलिए रेड किया ताकि आपको पता चल सके कि ये पैसिव है। पहले फिक्रे में हु इज़ बीइंग एडवाइज्ड, एडवाइज थर्ड फॉर्म है जिससे पहले बीइंग शक्ल यूज़ हो रही है बी की, फिक्रा पैसिव है।
हु एज अ ऑब्जेक्ट रोल प्ले कर रहा है। हु हैज़ बीन पनिश्ड, बीन पनिश्ड, बीन पनिश्ड, बिन रेड है और उसके बाद थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है, बिन भी बी की शक्ल है, तो हु एज अ ऑब्जेक्ट रोल प्ले कर रहा है। हु वाज बीटन, बीटन थर्ड फॉर्म है जिससे पहले वाज आ रहा है और ये उन्हीं अल्फाज में से हैं जो बी के इश्काल हैं, तो यहाँ भी ये पैसिव है और हु एज अ ऑब्जेक्ट रोल प्ले कर रहा है। हु इज़ बीइंग अरेस्टेड, यहाँ भी पैसिव है तो हु ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। हु शुड बी सेंड देयर, किसको भेजा जाना चाहिए, भेज नहीं रहा कोई, उसको भेजा जाना चाहिए, तो यहाँ भी हु एज अ ऑब्जेक्ट रोल प्ले कर रहा है। तो इससे पता चला कि हु इज़ बीइंग एडवाइज्ड, किसको नसीहत की जा रही है, इसमें हु ऑब्जेक्ट के तौर पर रोल प्ले कर रहा है, तो पैसिव वॉइस में तमाम फिक्रों में हु ने किसका रोल प्ले किया, ऑब्जेक्ट का। अब हम चलते हैं होम की जानब। होम हमेशा एक्टिव वॉइस फिक्रे के मफूल जबकि पैसिव वॉइस फिक्रे के फ़ाइल के तौर पर अपना रोल प्ले करता है। दोनों सूरतों में फिक्रे के या क्लास के शुरू में होता है। जैसे कि पहले फिक्रे में हम एक्टिव वॉइस लेते हैं, मजीद किसको धोखा दे चुका है, होम हैज़ मजीद डिसीव्ड, धोखा देने का काम मजीद ने किया है, किस पर काम हुआ है, यानी हु एज अ ऑब्जेक्ट है, होम एज अ ऑब्जेक्ट है जिस पर काम हुआ है, तो ये एक्टिव वॉइस था जिसमें होम ने ऑब्जेक्ट का रोल प्ले किया। अब पैसिव वॉइस में क्रिकेट किससे खेली जा चुकी है, बाय होम हैज़ क्रिकेट बिन प्लेड, तो यहाँ खेलने का काम किसने किया है। तो अब देखें दोनों फिक्रों में होम ने किसका रोल प्ले किया, एक में होम ने रोल प्ले किया है क्रिकेट किससे खेली जा रही है, सब्जेक्ट का, ठीक है। तो देखिए सब्जेक्ट के रोल के तौर पर हमने इसको लेना है पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में होम रोल प्ले करता है सब्जेक्ट का, एक्टिव वॉइस में होम रोल प्ले करता है ऑब्जेक्ट का। तो देखें ऊपर एक्टिव वॉइस में इसने ऑब्जेक्ट का रोल प्ले किया, नीचे पैसिव वॉइस में इसने सब्जेक्ट का रोल प्ले किया। तो हमने क्या देखा, बाय होम हैज़ क्रिकेट बिन प्लेड। तो नीचे एग्जांपल दें जिनमें मैंने आपको बता दिया है। एक्टिव वॉइस में देखें होम एज अ ऑब्जेक्ट रोल प्ले कर रहा है, उसके सामने ब्लॉक में पैसिव वॉइस है तो होम एज अ सब्जेक्ट रोल प्ले कर रहा है। तो मैंने पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म और उससे पहले बी की शक्ल को रेड कलर से हाईलाइट किया है, ये से आर बी की शक्ल है और बीटन थर्ड फॉर्म है। बी हेल्प्ड, बीइंग अब्यूज्ड, बीन क्लोज्ड, बीइंग रिटर्न, हर जगह थर्ड फॉर्म से पहले बी की कोई ना कोई शक्ल है। और ये ऊपर मैं बता चुका हूँ कि थर्ड फॉर्म से पहले अगर बी की कोई शक्ल हो तो वो पैसिव वॉइस होता है। तो अब आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी इन दो पेजेस को पढ़ने के बाद कि हु एक्टिव वॉइस में एज अ सब्जेक्ट और पैसिव वॉइस में एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ होता है, जबकि होम एक्टिव वॉइस में एज अ ऑब्जेक्ट और पैसिव वॉइस में एज अ सब्जेक्ट यूज़ होता है। तो हु और होम का दुरुस्त इस्तेमाल सीखने के लिए आपको एक्टिव पैसिव और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान होना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि फ़िक्रे के शुरू में होम यानी मफूली हालत कैसे इस्तेमाल होती है। हालांकि देखें अमूमी तौर पर मफूली हालत फ़िक्रे के आखिर पर होती है, तो ये क्या है, इसका भी तरीक़ाकार है। तो देखें एक्टिव वॉइस फ़िक्रे में होम बतौर मफूल इस्तेमाल होता है और टेंस के स्ट्रक्चर के लिहाज से इसकी जगह फ़िक्रे के आखिर पर ही बनती है, लेकिन सवालिया लफ्ज़ होने की बिना पर इसे फ़िक्रे के शुरू में ले जाया जाता है। जैसे मंदरजा झैल मिसाल पर गौर करें, आप किसको पीट रहे थे पास्ट, रहे कंटिन्यूस, पीटना मेन वर्ब, किसको ऑब्जेक्ट और आप है इसमें सब्जेक्ट। अगर हम फ़िक्रे का जो अमूमी स्ट्रक्चर उसको देखें तो नीचे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, मैंने उसको लिखा हुआ एक्टिव वॉइस सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले देखें ये पिंक कलर में लिखा हुआ है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और आखिर पर ऑब्जेक्ट। अब हम अगर इसको अप्लाई करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट के नीचे लिखा हुआ है यू, फिर हेल्पिंग वर्ब है वाज वर, फिर मेन वर्ब है बीटिंग और फिर ऑब्जेक्ट है किसको। अब ब्लॉक में मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे हमने इस सब को हल करना है। सबसे पहली लाइन में है मुस्बत फ़िक्रे के लिहाज से होम फ़िक्रे के आखिर पर इस्तेमाल हुआ, यू वर बीटिंग होम, यू वर बीटिंग होम।
अब ये आप सब जानते हैं कि जब फ़िक्रे को सवालिया बनाया जाता है तो उसके हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आते हैं। फ़िक्रे के सवालिया बनाने के लिए हम दादी फ़ेल वर्ब को फ़िक्रे के शुरू में लगा दें। ये दूसरी लाइन में है, देखें तो फ़िक्रा क्या हो गया, वर यू बीटिंग होम। अब थर्ड लाइन में है होम, जो कि सवालिया लफ्ज़ कह को फ़िक्रे के शुरू में लाया गया, यानी होम को आखिर से उठाकर वर से भी पहले ले आए तो क्या हो गया, होम वर यू बीटिंग। सबसे आखिर पर मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है, देखें फ़िक्रा है यू आर बीटिंग होम, ये एक मुस्बत तरतीब थी। तो सबसे पहले वर्क को यू से पहले लाया गया, वर्क को यहाँ से उठाया तो यू से पहले ले गए, फिर होम को आखिर से उठाकर फ़िक्रे के बिल्कुल शुरू में ले जाए तो फ़िक्रा बन जाएगा होम वर यू बीटिंग। अब आते हैं यूज़ ऑफ डैट। यूज़ ऑफ डैट फॉर persons, प्लेसिंग एंड थिंग्स or any other noun or pronoun if one of the following words comes before the antecedent। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एक नाउन होता है जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव क्लॉज आती है। उससे पहले जो लफ्ज़ होता है उस लफ्ज़ को, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले वाले लफ्ज़ को हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। अगर एंटीसीडेंट से पहले मंदरजा झैल अल्फाज में से कोई लफ्ज़ आ जाए, वो लफ्ज़ कौन से हैं, लिटल, आ लिटल, द लिटल, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, ओनली, एवरी, एवरीथिंग, एनी, एनीथिंग, सम, समथिंग, नो, नथिंग, ऑल, मच, वन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनको नंबरल एडजेक्टिव भी बोला जाता है। ये कोई भी नंबरल एडजेक्टिव यानी फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स वगैरह आ जाए, समटाइम्स ये आ जाए, देयर इज़, देखें तो ये अल्फाज जब आते हैं तो तब हम कभी भी हु या विच यूज़ नहीं करते, बेशक होता भी हो, हमने यूज़ ही डैट करना है। ये इन अल्फाज के बारे में याद रखें। देयर इज़ अ नो नाउन और प्रोनाउन बिटवीन दीज वर्ड्स एंड द रिलेटिव प्रोनाउन। बाज़ का इन अल्फाज के बाद नाउन नहीं भी होता। ये अल्फाज सिंपली भी आ जाएं तो इनके बाद डैट ही लगता है, यानी लिटल, आ लिटल, डी लिटल से लेकर थर्ड सेकंड तक ने जितने वर्ड दिए हुए हैं, अगर ये नाउन के बगैर भी बाज़ का आते हैं तो भी इनके बाद डैट ही यूज़ करें। एग्जाम्पल है इनकरेक्ट और करेक्ट। ही इज़ द ओनली बॉय, अब बॉय है यहाँ पर एंटीसीडेंट और उससे पहले स्पेसिफिक वर्ड है जो मैंने ग्रीन में दिया हुआ है, ओनली। ऊपर जो अल्फाज मैंने मेंशन किए थे उनमें से एक लफ्ज़ ओनली भी था। एंटीसीडेंट यानी बॉय से पहले ओनली आ गया तो आगे हूँ गलत है, देखिए अंडरलाइन किया हुआ, तो मैंने हूँ की जगह क्या यूज़ कर दिया, डैट। डैट कैन हेल्प यू, करेक्ट में देखें हु की जगह डैट है। इस तरह दूसरा फिक्र है, इन द ग्लास देयर इज़ लिटिल मिल्क, मिल्क है एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट से पहले स्पेसिफिक वर्ड आ गया लिटिल। तो हम जब एंटीसीडेंट से पहले मखसूस अल्फाज में से कोई लफ्ज़ देखते हैं तो हम उसको डैट से चेंज कर देते हैं, यानी मिल्क के लिए विच दुरुस्त था लेकिन लिटिल की वजह से हमने उसको डैट कर दिया। तीसरे सेंटेंस में ही डिड एवरीथिंग, उसने सब कुछ किया, विच ही कुड डू फॉर अस, जो कुछ वो हमारे लिए कर सकता था। अब देखिए इसमें एंटीसीडेंट नहीं है, विच के एवरीथिंग मैंने कहा था बात का नाउन नहीं होंगे, एवरीथिंग के फौरी बाद विच आ गया तो हम विच यूज़ नहीं करेंगे, एवरीथिंग के बाद डैट यूज़ करेंगे। आगे द सेकंड गर्ल, यहाँ पर नंबरल एडजेक्टिव आया है, गर्ल एक एंटीसीडेंट है, उससे पहले लफ्ज़ आ गया सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कोई भी लफ्ज़ आ जाए तो हम गर्ल को हु यूज़ नहीं करेंगे बल्कि डैट यूज़ करेंगे। तो इस सिटिंग बिसाइड यू, तो देखें यहाँ करेक्ट वाले कॉलम में हु की जगह डैट यूज़ हुआ है, ऑल। अब लास्ट फिक्र में ऑल विच ग्लिटर्स, सब कुछ जो चमकता है, इज़ नॉट गोल्ड, वो सोना नहीं होता। तो ऑल के बाद नाउन तो नहीं है लेकिन ऑल के बाद विच गलत है, यहाँ डैट लगेगा, ऑल डैट ग्लिटर्स, सब कुछ जो चमकता है वो सोना नहीं होता, इज़ नॉट गोल्ड। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ डैट। यूज डैट फॉर पर्सन, प्लेसिंग, थिंग्स और एनीथिंग और एनी अदर नाउन इफ सुपरलेटिव डिग्री आकर्स बिफोर द एंटीसीडेंट। अगर एंटीसीडेंट से पहले सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तब भी डैट लगता है। एंटीसीडेंट तो आप ऊपर समझ चुके हैं, यहाँ एंटीसीडेंट रेड में है और उससे पहले सुपरलेटिव डिग्री ग्रीन में है। तो पहले फिक्रे में ही दिस इज़ द मोस्ट डेंजरस एक्सीडेंट विच आई हैव एवर सीन। एक्सीडेंट लफ्ज़ जो है रेड में वो है एंटीसीडेंट, उससे पहले द मोस्ट डेंजरस जो ग्रीन में है वो है थर्ड डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद हमने एक्सीडेंट को विच की बजाय डैट यूज़ किया। दूसरा सेंटेंस इन आवर क्लास रफ़ीक इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय
हु कैन विन द प्राइज। यहाँ बॉय एंटीसीडेंट है, द मोस्ट इंटेलिजेंट ये है थर्ड डिग्री, तो हमने हु की जगह डैट यूज़ किया। आगे है सब शबीर इज़ द मोस्ट विक्ट बॉय हु इज़ पनिश डेली। शबीर सबसे ज़्यादा विक्ट लड़का है क्लास में जिसको रोज़ाना सज़ा मिलती है। तो बॉय यहाँ पर एंटीसीडेंट है, मोस्ट विक्ट तीसरी डिग्री है, तो हु की जगह डैट यूज़ किया। शी इज़ द दिस इज़ द शॉर्टेस्ट रोट, शॉर्टेस्ट रोट, रूट यहाँ एंटीसीडेंट है, शॉर्टेस्ट थर्ड डिग्री है, तो विच की जगह डैट यूज़ करें। यू कैन अडॉप्ट फॉर न्यूयॉर्क, ये सबसे छोटा रास्ता है जो आप न्यूयॉर्क जाने के लिए अडॉप्ट कर सकते हैं। दिस इज़ द सीवियरेस्ट वाउंड, वाउंड जख्म एंटीसीडेंट है, सीवियरेस्ट थर्ड डिग्री है, तो उसके बाद हमने विच की जगह डैट यूज़ किया जो उसकी मौत का बायस बना। तो ये था डैट का यूज़। आगे हम देखते हैं इसी तरह अगर किसी नाउन से पहले सेम आ जाए तो नाउन के बाद डैट यूज़ करें। यानी ये भी है एंटीसीडेंट से पहले लफ्ज़ सेम आ जाए बिल्कुल उसी तरह, तो भी हम डैट यूज़ करते हैं। जैसे दिस इज़ द सेम गर्ल, देखिए तमाम नाउन से पहले सेम आ रहा है, बुक से पहले सेम है, तो बुक के बाद विच की जगह डैट यूज़ कर दी गया। करेक्ट इनकरेक्ट वाले कॉलम में देखें, आपको सब क्लियर हो जाएगा। इसी तरह आगे है रिलेटिव प्रोनाउन को इस नाउन के फ़ौरन बाद लगाया जाता है जिससे इसका ताल्लुक होता है, या सादा अल्फाज में यूँ कहेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन के लिए जो का मानी दे इसे उसके फ़ौरन बाद लगाया जाता है। अगर किसी और नाउन के बाद लगा दे तो फ़िक्रे का मफ़हूम बदल जाएगा। ये मैं ऊपर आपको बता रहा था कि बहुत से लोग क्लास को इस्तेमाल ही गलत जगह पे करते हैं। मसलन इन द स्ट्रीट, गली में, आई मेट एन ओल्ड मैन, मैं एक बुज़ुर्ग से मिला, हु वाज ब्लाइंड, जो अंधा था। अब अगर इसी फिक्रा में हु का मकाम बदल दिया जाए, क्लास को और जगह पे ले जाएं, तो फ़िक्रे का मफहूम गलत हो जाएगा। अब देखें, आई मेट एन ओल्ड मैन इन द स्ट्रीट हु वाज ब्लाइंड। अब इस फ़िक्रे का मफहूम बनेगा कि मैं एक बुज़ुर्ग से ऐसी गली में मिला जो अंधी थी, मीन्स गली अंधी थी, बुज़ुर्ग नहीं। तो हु वाज ब्लाइंड किसके लिए यूज़ हुआ है? बुज़ुर्ग के लिए, ना कि गली के लिए। तो इसलिए हु वाज ब्लाइंड को ओल्ड मैन के बाद यूज़ करें, गली के बाद, स्ट्रीट के बाद यूज़ करना गलत है। वैसे भी स्ट्रीट के लिए हु लगता नहीं, लेकिन अगर आप विच भी लगाएंगे तो वो फिर गली अंधी हो जाएगी, बुज़ुर्ग तो अंधा नहीं होगा। इस तरह एक और सेंटेंस है, मिसाल के तौर पर गौर करें, माई अंकल हु इज़ अ पॉलिटिशियन हैज़ अ डॉग। मेरा चचा जो एक सियासतदान है, हैज़ अ डॉग, उसके पास एक कुत्ता है। अब अगर इस जुमला में हु की जगह बदल दी जाए तो फ़िक्रे का मफहूम बदल जाएगा। माई अंकल हैज़ अ डॉग हु इज़ अ पॉलिटिशियन, तो जुमले का मफहूम होगा मेरे चचा के पास एक कुत्ता है जो सियासतदान है। इस जुमला में सियासतदान चचा था पहले जुमला में, जबकि अगर आप हु बदल जाएं तो सियासतदान कुत्ता हो जाएगा। यानी मेरे चचा के पास एक ऐसा कुत्ता है जो सियासतदान, हालांकि कुत्ता सियासतदान नहीं है, सियासतदान अंकल है, तो आपने हु इज़ पॉलिटिशियन अंकल के बाद यूज़ करना है। इसी तरह कुछ सेंटेंस हैं इनकरेक्ट और करेक्ट में दिए गए हैं। सबसे पहले है देयर इज़ अ पेंसिल इन माई पॉकेट, मेरी जेब में एक पेंसिल है। विच कैन नॉट राइट, जो लिख नहीं सकती। अब विच कैन नॉट राइट किसके लिए, गौर करें, पेंसिल के लिए या पॉकेट के लिए? तो आपको पता चलेगा ये पेंसिल के लिए, जबकि हमने पॉकेट के बाद लगा दिया तो गलत हो गया। मीनिंग हो जाएगा मेरे पास पेंसिल है ऐसी जेब में जो नहीं लिख सकती, यानी जेब नहीं लिख सकती। तो आप दुरुस्त करेंगे, इन माई पॉकेट देयर इज़ अ पेंसिल विच कैन नॉट राइट। देयर इज़ अ रिंग ऑन माई फिंगर, मेरी उंगली पर अंगूठी है, विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, जो सोने की बनी हुई। अब जो सोने की बनी हुई है इसे होना चाहिए रिंग के बाद, आपने लगा दिया फिंगर के बाद, मीनिंग बन जाएगा कि उंगली जो है वो सोने की बनी हुई है। हालांकि इसको दुरुस्त में देखें तो क्लियर हो जाएगा कि ऑन माई फिंगर देयर इज़ अ रिंग विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। देयर लिव्ड अ गर्ल इन द सिटी हु वाज नाइटी। अब एक लड़की शहर में रहती थी जो शरारती थी, लड़की शरारती थी, शहर शरारती नहीं था, तो हु वाज नाटी गर्ल के बाद आएगा। उम्मीद है कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे। इस तरह आप रिलेटिव क्लास का दुरुस्त इस्तेमाल करें। लास्ट पे है, अब देखें, हु विच डैट। अगर रिलेटिव क्लास या नॉन एसेंशियल क्लास बनाएं तो रिलेटिव क्लास के दोनों जानब कामाज लेते हैं। ऐसी सूरत में नॉन एसेंशियल क्लास के इख्तिताम पर दोबारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती।
आपके सामने इनकरेक्ट और करेक्ट में बताया। द बॉयज़ वो लड़के हु वर्क हार्ड, ये है नॉन असेंशियल रिलेटिव क्लास। इसके बाद दोबारा सब्जेक्ट दे दिया गया है दे विल पास, तो दे की ज़रूरत नहीं क्योंकि पहले सब्जेक्ट आ चुका है। द बॉयज़ हु वर्क हार्ड विल पास। नीचे करेक्ट इनकरेक्ट में बताया हुआ है। इनकरेक्ट में देखें पहले फिक्रे में द वाटर वो पानी विच यू आर ड्रिंकिंग जो आप पी रहे हैं इट इज़ पोल्यूटेड, यहाँ इट गैर ज़रूरी है, ख़त्म कर दें। करेक्ट में अब देखें ख़त्म हो चुका है। द बॉय होम यू हैव हेल्प्ड, वो लड़का जिसकी आपने मदद की है, ही इज़ माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। तो जहाँ पर नॉन असेंशियल रिलेटिव क्लास ख़त्म हो रही है दोबारा ही का इस्तेमाल गलत होगा, तो ख़त्म कर दिए गए। तीसरे में द गर्ल वो लड़की हुई इज़ कमिंग हियर जो यहाँ आ रही है, इज़ नॉटी, वो बहुत शरारती है, तो शी को यूज़ को ख़त्म कर दिया गया नॉन असेंशियल क्लास के बाद। रिलेटिव क्लास के बाद शी ख़त्म कर दिया गया। द डॉग वो कुत्ता विच वाज ईटिंग स्नैक्स जो सांप खा रहा था, इट हैव डाइड वो मर चुका है, तो इट को ख़त्म कर दिया गया है, कुत्ते के लिए दोबारा यूज़ नहीं होगा। द पेंसिल वो पेंसिल विच इज़ बीइंग बॉट जो ख़रीदी जा रही है, इज़ कॉस्टली, तो इट इज़ में इट को ख़त्म कर दिया गया है। ये देखिए रेड में मैंने बताए हुए हैं सारे सब्जेक्ट जो नॉन असेंशियल क्लास के फौरी बाद आ रहे हैं, तो दूसरे जुमले के इख्तिताम पर इन सब्जेक्ट्स की ज़रूरत नहीं होती। बहुत से लोग इस चीज़ की भी गलती करते हैं। आगे देखते हैं हु विच डैट, अगर रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुए हों तो फाइल का किरदार अदा करे, तो इनके बाद फेल इनसे पहले इस्तेमाल होने वाले नाउन या प्रोनाउन के मुताबिक इस्तेमाल होता है। बहुत से लोग इसकी भी गलती करते हैं, जैसे आपके सामने फिक्र है इट इज़ ही, ये वही है हु हैव हेल्प मी जिसने मेरी मदद की, तो हु से पहले लफ्ज़ आ रहा है ही, उसके बाद जो फेल है वह वो ही के मुताबिक यूज़ होगा, यानी ही के मुताबिक हैव गलत है, तो ही को चूँकि हैज़ यूज़ आता है, तो आप दूसरे फिक्रे में देखें ही के मुताबिक हैज़ यूज़ किया गया जो कि दुरुस्त है। तो तमाम सेंटेंसेस में मैंने नीचे करेक्ट एंड करेक्ट में बता दिया हुआ है, ग्रीन कलर से शो किया हुआ है कि किसके लिए क्या यूज़ होना है। जैसे इट इज़ आई हु इज़ है, तो करेक्ट में देखें आई और एम को ग्रीन किया गया है। इज़ आर एम तीन लफ्ज़ हैं जिनमें से आई के लिए एम लगता है। आगे ही इज़ वन ऑफ द लीडर्स हु हैज़, तो आगे करेक्ट में देखें लीडर्स और हैव, लीडर्स जमा है जिनके लिए हैज़ गलत है, जमा के लिए हैव यूज़ होगा। हु के फौरी बाद अगर ये सब्जेक्ट के तौर पर आए तो इनके फौरी बाद जो वर्ब होता है वो इनके मुताबिक यूज़ होता है। अमजद इज़ द मैन हु हेल्प्स मी, देखें मैन वाहद है, वाहद के बाद जब फर्स्ट फॉर्म लगती है तो उसके साथ एस का इजाफा होता है, हेल्प्स। आगे वेमन और वर, अब देखिए मैंने ग्रीन में वेमन एक है तो उसको वाज यूज़ किया है, इस तरह गर्ल एक है तो हैव की जगह हैज़ यूज़ किया है। तो देखिए ये थी एग्जांपल्स के हु के फौरी बाद जो फेल होता है वो हु से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के मुताबिक यूज़ किया जाता है। लास्ट पे है कुछ सेंटेंस हैं, ये आपकी एक्सरसाइज के लिए दिए गए हैं, इनको पढ़ें, हल करके आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं कि मुझे इसकी सोल्यूशन की समझ नहीं आ रही। इनको ज़रूर हल कीजिएगा, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अब है रिलेटिव प्रोनाउंस वाले उर्दू फ़िक्रात में अमूमी तौर पर जो या जिसको या जिसे वगैरह के अल्फाज आते हैं। ये मैंने उर्दू से इंग्लिश करने का एक मेथड बताया है। ऐसे फ़िक्रे का अंग्रेज़ी तर्जमा करने के लिए सबसे पहले इस लफ्ज़ या नाउन को जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ हुआ हो उसको जो से पहले ले आए। पहला काम आपने क्या करना है, वो लफ्ज़ आपने जो से पहले ले आना है जिसके लिए जो का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। जैसे एक फ़िक्रा है, मिसाल के तौर पर इस फ़िक्रे में जो लड़की चाय पी रही है उसने आपकी किताब चोरी की है। जो लड़की चाय पी रही है, जो चाय पी रही है किसके लिए, लड़की के लिए, तो आपने लड़की को जो से पहले ले जाना है, यानी फ़िक्रा की दुरुस्त तरतीब होगी वो लड़की जो चाय पी रही है उसने आपकी किताब चोरी की है, यानी रिलेटिव प्रोनाउन को लड़की के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो उसको लड़की को रिलेटिव प्रोनाउन से पहले ले जाए। क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन उस लफ्ज़ के बाद यूज़ होता है जिसके लिए यूज़, इंग्लिश में हम वो लफ्ज़ वो इंटीसीडेंट बनना होता है, तो लड़की इंटीसीडेंट है तो उसको ज़ाहिर है फिर रिलेटिव प्रोनाउन से पहले लेकर जाएंगे तो तर्जुमा दुरुस्त होगा। अब जो वाले फ़िक्रे को सर्कल कर लें, जितना फ़िक्रा रिलेटिव क्लास है उसको सर्कल कर देना है, तो सर्कल करने के बाद फ़िक्रे के दो हिस्से बन जाएंगे। आपके सामने मैंने बता दिए, एक है वो लड़की उसने आपकी किताब चोरी, उसको ख़त्म कर दिया है। आपको अभी मैंने ऊपर बताया
कि नॉन एसेंशियल रिलेटिव क्लास के बाद दोबारा सब्जेक्ट नहीं आता, तो उस ख़त्म कर दिया गया। यानी वो लड़की ने आपकी किताब चोरी की है और दूसरी क्लास होगी जो चाय पी रही है। जो चाय पी रही है रिलेटिव क्लास। दोनों को अलग अलग ट्रांसलेट कर लें। द गर्ल हैव स्टोलन योर बुक और रिलेटिव क्लास है हु इज़ टेकिंग टी। अब क्या करना है, रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होने वाली रिलेटिव क्लास को उस लफ्ज़ के बाद लगाएं जिसको रिलेटिव क्लास डिफ़ाइन कर रही है। अब देखिए ये रिलेटिव क्लास डिफ़ाइन कर ली गर्ल को, तो मैंने नीचे बताया हुआ है द गर्ल, उसके बाद ब्लॉक में दिया रिलेटिव क्लास। उस जुमले को तोड़ दिया गया, यानी जो गर्ल हैव स्टोलन योर बुक था उसको ब्रेक करके, यानी गर्ल के लिए रिलेटिव क्लास थी तो गर्ल के बाद उसको ठूंसा गया, अंदर में घुसा दिया गया क्लास को। अब देखें गर्ल के बाद हमने उसके लिए जगह बनाई पहले रिलेटिव क्लास की, फिर उधर रिलेटिव क्लास ऐड की। द गर्ल हु इज़ टेकिंग टी हैज़ स्टोलन योर बुक। तो अब ये देखिए फ़िक्रा दुरुस्त हो चुका है। इस तरह नीचे कुछ सेंटेंसेस हैं आपको पहले एग्जांपल के तौर पर दिए गए हैं, उनको गौर करें। जो पानी आप पी रहे हैं वो आलूदा है। द वाटर, तो रिलेटिव क्लास आई विच यू आर ड्रिंकिंग, उसके बाद आप लिखेंगे वो आलूदा है, इज़ पोल्यूटेड। तो वाटर को हम सबसे पहले जो से पीछे लेकर गए। ये तमाम सेंटेंसेस आपके सामने, जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। दे, वो हु डू नथिंग, जो कुछ नहीं करते, डू मिराकल्स, वो कमाल करते हैं। जिन तालिब इल्मों को आप पीट रहे हैं वो हमारी मदद करते थे। द स्टूडेंट्स, वो तालिब इल्म होम यू आर बीटिंग, जिनको आप पीट रहे हैं, हेल्प अस, वो हमारी मदद करते थे। जो तालिब इल्म हमारी मदद करते थे उन्हें आप पीट रहे हैं। यू आर बीटिंग द स्टूडेंट्स, आप उन तालिब इल्मों को पीट रहे हैं हु हेल्प अस, जो हमारी मदद करते थे। जिन मुजरमों को रिहा किया जा रहा है वो बहुत ख़तरनाक है। द क्रिमिनल्स, वो मुजरम, हु आर बीइंग रिलीव्ड, जिनको रिहा किया जा रहा है, और वेरी डेंजरस, वो बहुत ख़तरनाक। अब देखिए तमाम में एंटीसीडेंट को हमने रिलेटिव प्रोनाउन से पहले लाया। इस तालिब इल्म की किताब चोरी हो चुकी है जिसने सब किया नहीं किया। द बुक ऑफ द स्टूडेंट, उस तालिब इल्म की किताब, हु हैज़ नॉट लर्न द लेसन, जिसने सब किया नहीं किया, हैज़ बिन स्टोलन, वो किताब चोरी हो चुकी है। कुछ सेंटेंसेस हैं, इनको आप ज़रूर ट्रांसलेट कीजिएगा। जो लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं उन्हें इनाम मिलना चाहिए। जो सवालात मुश्किल हैं उन्हें कैसे हल किया जा सकता है। जिस तालिब इल्म का नतीजा अच्छा है उसकी तारीफ़ की जानी चाहिए। जिस तालिब इल्म को इनाम दिया जा रहा है उसका नतीजा अच्छा नहीं है। क्या वो तालिब इल्म स्कूल पहुंच गया है जिसको बुलाया गया था। जो तालिब इल्म शरारतें कर रहे थे उन्हें सज़ा मिल चुकी है। जिन तालिब इल्मों को सज़ा मिली है वो शरारतें कर रहे थे। जिस लड़के को आपने सज़ा दे रहे हैं वो कहाँ है। जो लड़की पानी पी रही है इसे किसने पीटा है। जो सबक आप याद कर रहे हैं वो मुश्किल नहीं है। तो ये थे कुछ सेंटेंसेस, इनको आप उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। हाँ, अगर आप इनमें मैंने कुछ चीज़ें बताई जैसे सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का डिफरेंस वो देखना चाहते हैं तो मेरी एक्टिव और पैसिव वॉइस की वीडियो को देखें। और अगर आप इनमें कुछ चीज़ क्लियर नहीं है, अगर आप उसको मज़ीद बहस चाहते हैं उस पर, या आप कुछ और डिटेल चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।